Devi asks, O Shiva, what is your reality? What is this wonder filled universe? What constitutes seed? Who centers the universal wheel? What is this life beyond form pervading forms? How may we enter it fully above space and time? Names and descriptions. Let my doubts be cleared. Hi friends, in this video I am going to tell a story. The story of a common man who in his passage of life, in his journey of life, met with a meditation technique, and that technique transformed his life. But before I start that story, I want to tell you the background of that story and background of that book also. So before I start the story, I just want to tell you about a book, the Book of Secrets, and the sutra I read from the book is asked by Devi Parvati to Lord Shiva. फ्रेंड्स, पिछली सदी में एक दार्शनिक पॉल रेव्स भारत आए थे। भारत में वो कई दार्शनिकों से मिले और उनसे आत्मबोध के बारे में प्रश्न पूछे। कश्मीर में उनका मिलना एक योगी लक्ष्मण जू से हुआ। लक्ष्मण जू ने उन्हें 112 ध्यान विधियों के बारे में बताया जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में लिखी गई हैं। ये विधियां पार्वती और शिव के बीच के संवाद को लेकर लिखी गई हैं। उनके संवाद के बारे में इस पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा गया है। पॉल रेव्स ने जब उन विधियों के बारे में सुना तो वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है जेन फ्लैश जेन बोन्स, उन विधियों के बारे में उन्होंने इस पुस्तक के में अपेंडिक्स में उसे संकलित किया। एक अपेंडिक्स लिखा और वो अपेंडिक्स में उन विधियों को जोड़ा। उन 112 विधियों को ओशो ने अपने 80 प्रवचनों में समझाया है और वो उनके 80 प्रवचन ओशो के दिए गए 80 डिस्कोर्सेस उनके इस बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो इस बारे में बात करते हैं, उन विधियों को समझाते हैं। फ्रेंड्स, अब वो स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो स्टोरी है पंकज के बारे में। यह ओशो में हर माह एक कहानी पब्लिश की जाती है, प्रकाशित की जाती है और वो कहानियाँ उन आम लोगों के जीवन की कहानियाँ हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान की किसी भी विधि से, ध्यान से किसी भी माध्यम से कनेक्ट होते हैं और बाद में वो पाते हैं कि वो एक ध्यान की एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में शिवा देवी पार्वती से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इस माध्यम से वो उन ध्यान की विधियों को मानवता तक पहुंचाते हैं। So before I start the story, I let you know I have already told you the character of the story is Pankaj. So कहानी ऐसे है। पंकज एक छोटे से कस्बे में रहने के कारण पंकज को कम उम्र में ही ढंग से पढ़ाई करने के लिए पास के नगर में भेज दिया गया था। इस कारण वह अपने हम उम्र बच्चों की तुलना में जल्दी ही उसमें आत्मनिर्भरता आ गई थी। अपने कमरे की सफाई करना, खाने के लिए कुछ बना लेना, अपने कपड़े धोना, 14 साल का होते होते पंकज ये सभी कार्य करने लगा था। इस आयु के बच्चों में स्वस्थ मन और सबल शरीर के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। इस कारण पंकज ने खेलों में भागीदारी करने के साथ ही योगाभ्यास में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने योग संस्थान में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुबह उठकर आसन और प्राणायाम उसकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग था।
घर वालों की प्रेरणा से उसने विज्ञान वर्ग में पढ़ाई की थी, लेकिन ग्रेजुएशन तक उसका मन विज्ञान से हट चुका था। अब उसे संस्कृति और धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी थी। उसने कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ी और मास्टर्स डिग्री के लिए दर्शन शास्त्र को चुना। सभ्यता और संस्कृति के प्रति उसकी जिज्ञासा ने उसके भीतर एक और इच्छा को जन्म दिया, पर्यटन। जीवन का नियम है कि हमारे विचार हमें अपने जैसे लोगों को हमारे पास खींच लाते हैं। यही पंकज के साथ भी हुआ। उसे ऐसे अनेक मित्र मिल गए जिनके साथ वह पर्वतीय क्षेत्रों के कई पर्यटन स्थलों पर गया था। लेकिन जिस रोमांच की पंकज को तलाश थी, वह उसे नहीं मिल पा रहा था। मित्रों के साथ सर्दियों में पहाड़ों पर जाकर हिमपात का भी मजा लिया था, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। तब मित्रों ने गंगोत्री जाने की योजना बनाई। इंटरनेट से उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता लगा कि वहां पर गर्मी में जाना ही उचित है और वहां की हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है। पंकज ने सुझाव दिया कि शरीर को कम ऑक्सीजन में सक्रिय रह सकने की क्षमता के लिए प्राणायाम हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए गर्मी आने तक हमें प्राणायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। यह बात मित्रों को व्यवहारिक प्रतीत हुई और रोज सुबह सभी लोग प्राणायाम करने लगे। लेकिन बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि गंगोत्री जाने की इच्छा रखने वाले घटते चले गए और अंत में पंकज के साथ केवल एक ही मित्र बचा। जून में दोनों मित्र बस से गंगोत्री पहुंच गए। वहां जाकर पता लगा कि आगे की यात्रा पैदल करनी है। गंगा के उद्गम गोमुख तक पहुंचने के उत्साह में भरकर दोनों सुबह 5 बजे वहां से चल दिए। पहाड़ जाने की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करते हुए दोनों मित्र कोई 6 घंटे पैदल चलकर चीड़वासा पहुंचे। वहां चीड़ और देवदार के सैकड़ों वृक्षों को देखा, कुछ देर रुके और आगे भोजवासा की ओर चल दिए। कुल 10 घंटे की यात्रा करके भोजवासा पहुंचे तो वहां एक आश्रम देखकर आश्चर्य से अधिक प्रसन्नता हुई। आश्रम में उनको जड़ी बूटियों से बना कोई ऐसा पेय पिलाया गया जिसे ताजगी आ गई। लेकिन अब मित्र की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने कहा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। मित्र को हौसला देने में सफल हो जाने के बाद पंकज ने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। आत्मनिर्भर होने के कारण उसे किसी सहारे की जरूरत भी नहीं थी। ना कोई पगडंडी, ना कोई रास्ता बताने वाला। प्राणायाम की ऊर्जा और अपने संकल्प के सहारे पंकज धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। अंततः पंकज उस स्थान पर पहुंचा जहां पत्थरों के बीच से निकल रही एक छोटी सी जलधार थी। वह इसका फोटो नेट पर देख चुका था, इसलिए उसने पहचान लिया कि यही गंगा का उद्गम है। पहले उसे ऐसी खुशी हुई जैसे कि एक एवरेस्ट पर पहुंचने वाला एडमंड हिलेरी हो। फिर तुरंत ही ख्याल आया कि यहाँ उसकी इस उपलब्धि को देखने वाला कोई भी तो नहीं है। जब सामने कोई प्रशंसा करने वाला ही न हो तो किस बात का अहंकार। अंत में उसे समझ आ गया कि पहले भी हजारों लोग यहाँ आ चुके हैं, इसलिए इस पर घमंड करने का कोई मतलब नहीं है। गंगा के उद्गम को उसने प्रेम से निहारा। गोमुख तक पहुंच पाने का उसका सपना साकार हो चुका था। उसने आकाश की ओर देखा। पश्चिम में सूरज डूब रहा था। कुछ देर तक वह किरणों से आलोकित शिलाओं और जलधार को देखता रहा। यह पुरानी आशा पूरी होने पर प्राप्त संतोष उसके मन में छाया हुआ था। इस दृश्य को आत्मसात करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुस्ताने के लिए वहीं पर बैठ गया। उसे अनुभव हुआ कि लक्ष्य प्राप्ति की प्रसन्नता से उसकी थकान कम होने लगी है। अब उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। प्राणायाम में वह अनुभव करता था कि सांस भीतर आती है, फेफड़े फूल जाते हैं, कुछ समय के लिए सांस बिल्कुल गायब हो जाती है, फिर फेफड़े सिकुड़ते हैं और सांस बाहर निकल आती है। लेकिन यहाँ के सन्नाटे में बैठकर निरीक्षण करने पर उसे कुछ अलग ही अनुभूति हुई।
जिस बिंदु पर उसे लगा था कि सांस गायब हो जाती है, अब उसे वहां भी सांस अनुभव हो रही थी। वह समझता था कि आने वाली सांस और जाने वाली सांस दो ऐसी समानांतर रेखाओं की तरह हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ गोमुख ग्लेशियर के निर्जन एकांत में पता लगा कि सांस गायब नहीं होती है, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। यही नहीं, बाहर निकलकर भी वह ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है। अब उसे प्राणायाम से भी गहरी बात पता चल गई थी, समय के सूक्ष्म आयाम में सांस का मुड़ना। रहस्य की इस अनुभूति से विस्मय विमुग्ध होकर वह सांस को अनुभव करता रहा। आज उसे अपने भीतर एक ऐसे केंद्र की अनुभूति हुई जो किसी शारीरिक क्रिया में भागीदारी नहीं करता है, बस देखता रहता है, उनका साक्षी है। आनंद की इस भाव दशा में वह कुछ देर बैठा रहा, फिर वापस नीचे चल दिया। पंकज को गए हुए काफी समय हो चुका था। अब तक वापस क्यों नहीं लौटा है, यह सोचकर मित्र उसे खोजने निकल पड़ा। उसकी चिंतातुर आंखें उस समय खुशी से भर उठी जब उसने पहाड़ों के बीच एक ऐसा नारंगी आकार देखा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। यह पंकज की जैकेट थी जो डूबते सूरज के प्रकाश में चमक रही थी। नीचे आते हुए पंकज का खिला हुआ चेहरा देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, गोमुख जाकर ऐसा क्या मिल गया? वह वहां नहीं, मेरे भीतर है, पंकज ने कहा। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों का बोध ही मेरी उपलब्धि है। मित्रों, इस कहानी को ज्ञान समर्पण जी ने लिखा है और ऐसी ही अनेकों कहानियां ये सोशो में आज तक पब्लिश हो चुकी हैं। हर महीने एक कहानी उसमें प्रकाशित की जाती है। अब देखते हैं, अब इस कहानी को हम देखते हैं कि ओशो अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स, इसमें वे इस विधि के बारे में, इस टेक्निक के बारे में क्या कहते हैं। ओशो सेज, so understand this. First, breathing in and out creates a circle. They are not parallel lines because parallel lines never meet anywhere. Secondly, the breath coming in and the breath going out are not two breaths. They are one breath. The same breath which comes in goes out. So it must have a turn inside. It must turn somewhere. There must be a point where the incoming breath becomes outgoing. This turning, why such emphasis on turning? Because Shiva says, as breath turns from down to up, and again as breath curves from up to down, through both these turns realize. Very simple. But he says, realize the turns and you will realize the self. Why the turn? If you know driving, you know about gears. Each time you change gear, you have to pass through the neutral gear, which is not a gear at all. From the first gear, you move to the second, or from the second to the third. But always you have to move through the neutral gear. That neutral gear is a turning point. In that turning point, the first gear becomes the second and the second becomes the third. When your breath goes in and turns out, it is in neutral gear. Otherwise, it cannot turn. It passes through neutral territory. In that neutral territory, you are neither a body nor a soul, neither physical nor mental, because the physical is a gear of your being and the mental is another gear of your being. You go on moving from gear to gear, but you must have a neutral gear where you can neither body nor mind.
In that neutral gear, you simply are. Existence, pure, simple, unembodied, with no mind. That is why there is the emphasis on the turn. So, this is what Osho says about this technique. And if you want to read the book, you can get the book also. But yes, what I say, these techniques are helpful to connect us to that that feeling of beyond, that we call divine, or we we may have different words for that feeling. And what I say, we sometimes we don't have words to say, to express. सो इसी तरह से मैं अपनी और वीडियोस में भी यस ओशो में आने वाली इन कहानियों को सुनाना चाहूँगी। और अगर आप चाहें तो आप, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आप इससे कुछ रिलेट कर पाए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।